दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा यहां से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यहां से ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसी संपत्ति का कोई व्यक्ति कैसे मालिक बनता है और यदि किसी संपत्ति का कोई मालिक बन जाता है तो संपत्ति का मालिक बनने के बाद उस व्यक्ति को कौन कौन से दस्तावेज को अपने पास में रखना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दर्शकों, किसी संपत्ति का कोई व्यक्ति कैसे मालिक बनता है, इसका सबसे पहला तरीका होता है दाखिल खारिज या मृतक नामांतरण, अर्थात उसे म्यूटेशन भी कहा जाता है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति जिसके नाम पर कोई भूमि है या कोई प्लाट है या मकान है, यदि उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के वारिसों के द्वारा उस व्यक्ति के स्थान पर जहाँ जहाँ राजस्व अभिलेखों में या अन्य जो अभिलेख है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम दर्ज है, वहाँ पर नामांतरण करवाने के लिए उसके वारिसों की ओर से एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा पटवारी महोदय से एक रिपोर्ट मंगवाई जाती है जिसे वारिस रिपोर्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि जब वारिस रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर भी दावा आपत्ति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जब दावा आपत्ति आ जाती है और तहसीलदार महोदय संतुष्ट हो जाते हैं कि जो खातेदार की मृत्यु हुई है उसके ये ही वारिस हैं, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा नामांतरण आदेश पारित कर दिया जाता है। और जब नामांतरण आदेश पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद में एक अमल आदेश भी जारी किया जाता है जिसमें यह लिखा रहता है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है और इस आदेश के आलोक में आपको जो राजस्व अभिलेख है उसमें मृतक के स्थान पर इन वारिसों के नामांतरण की प्रविष्टि आपको करनी है। तो ऐसी स्थिति में पटवारी महोदय के द्वारा उस अमल आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेखों में अर्थात खसरा B1 में मृतक के वारिसों का नाम दर्ज कर दिया जाता है। और जब तक इस नामांतरण को किसी व्यक्ति के द्वारा निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक यह माना जाता है कि राजस्व अभिलेखों में जिन वारिसों के नाम दर्ज है इस संपत्ति के ये ही लोग मालिक माने जाते हैं। हम अब यह समझ लेते हैं कि इन लोगों को कौन कौन से दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो दस्तावेज होता है वह होता है मृतक के वारिसान की रिपोर्ट, जो पटवारी महोदय के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत की जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है नामांतरण आदेश, जो तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है अमल आदेश, जो तहसीलदार महोदय के द्वारा पटवारी महोदय को जारी किया गया है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है पटवारी महोदय के द्वारा जब खसरा और B1 में नामांतरण का अमल कर दिया जाता है तो उस खसरा और B1 की प्रमाणित प्रतिलिपि। तो दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं कि संपत्ति का मालिक बनने का दूसरा तरीका क्या होता है। तो दूसरा तरीका जो होता है वह होता है बंटवारा अर्थात विभाजन, या उसे हम अंग्रेजी में पार्टीशन भी कहते हैं। अब देखिए, बंटवारा जो होता है वो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत होता है और 178 क के तहत किया जाता है। अब 178 के तहत वे कृषक अपने खाते का विभाजन करवा सकते हैं जिन लोगों का नाम अपने खाते में रहता है, और 178 क में कोई भी भूमि स्वामी अपने उत्तराधिकारियों के मध्य अपने खाते का विभाजन करवा सकता है। अब इस विभाजन में क्या होता है कि विभाजन के लिए जैसे आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है उसके बाद विज्ञप्ति जारी होती है। विज्ञप्ति जारी के साथ साथ जो उसमें सकृषक रहते हैं या हित उत्तराधिकारी रहते हैं उनको सूचना पत्र जारी किया जाता है। अब उनको तलब करने के बाद में
उस प्रकरण में पटवारी महोदय के द्वारा फर्द प्रस्तुत की जाती है, उनका एक प्रतिवेदन आता है और उस फर्द पर दावा आपत्ति भी ली जाती है। और उस फर्द में अर्थात उस प्रतिवेदन में यह लिखा रहता है कि किस भूमि स्वामी को अर्थात किस हिस्सेदार को कितनी कितनी भूमि प्राप्त हुई है। उसके बाद में तहसीलदार महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस खाते का विभाजन हमें इस फर्द अनुसार किस तरह से करना है। उसके बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा उस खाते का विभाजन सभी कृषकों के मध्य कर दिया जाता है और जिस जिस कृषक को जो जो भूमि या जो सर्वे नंबर प्राप्त हो रहे हैं, जो खसरा नंबर प्राप्त हो रहे हैं और उसका जितना एरिया उनको प्राप्त हो रहा है, उसका उल्लेख अपने आदेश में कर दिया जाता है। फिर उस आदेश के बाद तहसीलदार महोदय के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है जिसे अमल आदेश कहा जाता है और वह अमल आदेश पटवारी महोदय के नाम से जारी होता है। फिर पटवारी महोदय उस अमल आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में सभी कृषकों के अलग अलग खाते निर्मित कर देते हैं। अब उन अलग अलग खातों के निर्मित होने के बाद में सभी का अपना अपना एक एक खाता हो जाता है। इस प्रकार जिन जिन कृषकों को इस विभाजन में भूमियाँ प्राप्त हुई है वे उन भूमियों के मालिक बन जाते हैं जब तक कि उस बंटवारे को किसी अन्य न्यायालय के द्वारा निरस्त घोषित नहीं किया जाता है। तो अब हम आगे यह जानेंगे कि इस तरह के विभाजन होने के बाद में किसान को या भूमि स्वामी को कौन कौन से दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां अवेयर कर रखना चाहिए अर्थात प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने पास में रख लेनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो दस्तावेज रहता है वह होता है पटवारी महोदय द्वारा प्रस्तुत फर्द अर्थात प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें यह लिखा रहता है कि किस कृषक को कौन से नंबर में से कितनी भूमि प्राप्त हुई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित बंटवारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें यह लिखा रहता है कि किस कृषक को कौन से सर्वे नंबर में से कितनी कितनी भूमियां प्राप्त हुई है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है अमल आदेश, जिसके आधार पर पटवारी महोदय खसरा और खाते में सभी कृषकों के अलग अलग खाते निर्मित करते हैं। उस अमल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि। चौथा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है जिस कृषक के नाम से जो भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई है उस भूमि का खसरा और किश्तबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि। तो दर्शकों आइए जान लेते हैं कि व्यक्ति तीसरा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से किसी संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो दर्शकों तीसरा तरीका जो है वह है वसीयत अर्थात विल के माध्यम से तथा गोद पत्र अर्थात दत्तक नामांतरण के माध्यम से भी किसी संपत्ति का कोई व्यक्ति मालिक बन सकता है। तो दर्शकों वसीयत के आधार पर नामांतरण किस प्रकार करवाया जाता है तथा वसीयत क्या होती है इसके संबंध में मेरे द्वारा अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और गोद पत्र के अर्थात दत्तक नामांतरण के संबंध में भी मेरे द्वारा अतिशीघ्र एक वीडियो बना दिया जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हम नामांतरण के संबंध में बात कर रहे हैं। तो देखिए वसीयत और गोद पत्र के आधार पर जब नामांतरण पेश होता है तो दोनों में स्थिति यह रहती है कि जो वसीयत करता है या गोद पत्र निष्पादित करता है उन लोगों के मृत्यु के बाद यह दोनों दस्तावेज लागू होते हैं। तो इन दोनों दस्तावेज के आधार पर जब नामांतरण हेतु प्रकरण पेश होता है तो तहसीलदार महोदय के द्वारा विधिवत विज्ञप्ति जारी की जाती है। फिर दावा आपत्ति आते हैं। यदि दावा आपत्ति नहीं आते हैं तो तहसीलदार महोदय के द्वारा वारिसान की रिपोर्ट आहूत की जाती है और वारिसों को भी सुना जाता है। जब वारिसों के द्वारा कोई सिविल वाद प्रस्तुत नहीं किया जाता है या सिविल न्यायालय से कोई स्टे प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में गोद पत्र पर या वसीयत पर से नामांतरण आदेश पारित किया जाता है। जब तहसीलदार महोदय के द्वारा नामांतरण आदेश पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद में एक अमल आदेश भी जारी किया जाता है और उस अमल आदेश के आधार पर पटवारी महोदय के द्वारा खसरा और किश्तबंदी खतौनी में जो वारिस है जिसने वसीयत की है उसका वारिस अथवा जिसके नाम पर गोदीनामा निष्पादित हुआ है
उस वारिस का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में अर्थात किश्तबंदी खतौनी और खसरे में पटवारी महोदय के द्वारा अमल आदेश के आधार पर दर्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो किश्तबंदी खतौनी और खसरा जो रहता है वह वारिसों के नाम पर हो जाता है। तो इस प्रकार से भी किसी संपत्ति का मालिक कोई व्यक्ति बन सकता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ऐसे प्रकरण में किसी संपत्ति के मालिक को कौन कौन से दस्तावेज निकालकर अपने पास में रखना चाहिए। पहला जो दस्तावेज होता है वह असल वसीयतनामा या गोदी पत्र जो भी वारिस के पक्ष में निष्पादित हुआ है उसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए। दूसरा दस्तावेज जो होता है वह होता है प्रकरण में प्रस्तुत पटवारी महोदय का प्रतिवेदन। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है प्रकरण में तहसीलदार महोदय द्वारा पारित अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि। अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी महोदय को जारी अमल आदेश, जिसके आधार पर पटवारी महोदय खसरा और बीवन में अर्थात खसरा और किश्तबंदी खतौनी में वारिसों के नाम दर्ज करेंगे। अगले महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होते हैं वे होते हैं किश्तबंदी खतौनी अर्थात जमाबंदी और खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि। देखिए, किसी भी संपत्ति का मालिक बनने का चौथा तरीका जो होता है वह होता है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, दान पत्र, विनिमय पत्र या हक त्याग पत्र। इनके माध्यम से भी कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक बन जाता है। देखिए, ये सभी दस्तावेज रजिस्टर्ड होना चाहिए और इनके आधार पर यदि व्यक्ति मालिक बनता है तो उसके द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और तहसीलदार महोदय विधिवत विज्ञप्ति जारी करेंगे, फिर पटवारी महोदय से रिपोर्ट आहूत करेंगे और फिर अंतिम आदेश पारित कर देंगे। फिर पटवारी महोदय को अमल आदेश जारी किया जाएगा और अमल आदेश के आधार पर पटवारी महोदय खसरा और खतौनी अर्थात किश्तबंदी खतौनी में जिन लोगों को भूमि स्वामी घोषित किया गया है उनके नाम का अमल कर देंगे। अब हम यह समझ लेते हैं कि ऐसे मामले में किन दस्तावेजों को भूमि स्वामी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने पास में रख लेना चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी भूमि या मकान या किसी संपत्ति का मालिक बनता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कौन से दस्तावेज को अपने पास में रखना चाहिए। तो सबसे पहला दस्तावेज जो होता है वह होता है कि विक्रय पत्र यदि उसके पक्ष में निष्पादित हुआ है तो विक्रय पत्र, हत्याग पत्र, दान पत्र या विनिमय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि या उसकी असल प्रतिलिपि को अपने पास में उसे अवेयर कर या संभाल कर रखना चाहिए। अगला दस्तावेज जो होता है वह होता है तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि। अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है पटवारी महोदय को जारी अमल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि। अगले महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होते हैं वो होते हैं किश्तबंदी खतौनी अर्थात जमाबंदी और खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि। दर्शकों, अब इस वीडियो में हम जो पांचवा तरीका जो व्यक्ति के संपत्ति के मालिक बनने का है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह तरीका है न्यायालय के निर्णय एवं जयपत्र या आदेश के आधार पर मालिक बनना। तो दर्शकों, इसके संबंध में किन दस्तावेजों को हमें संभाल कर रखना है तो आइए वीडियो में आगे जान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय एवं जयपत्र के आधार पर या आदेश के आधार पर किसी संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले न्यायालय के निर्णय एवं जयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस आदेश या निर्णय और जयपत्र के आधार पर ही तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण की कार्रवाई की जाती है। तो उस आदेश की कॉपी लगाकर हमें नामांतरण की कार्रवाई करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा किसी संपत्ति का स्वामी घोषित किया जाता है और इस तरह का निर्णय या जयपत्र पारित किया जाता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय की एक से अधिक प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर तहसीलदार महोदय के समक्ष आपका नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होगा तथा अन्य शेष बची हुई
जो प्रमाणित प्रतिलिपि रहेगी वह आपके लिए भविष्य में काम की रहेगी। इसलिए आपको एक से अधिक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है न्यायालय के निर्णय एवं जयपत्र या आदेश के आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा पारित नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि। अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी महोदय को जारी अमल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि। अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है जब पटवारी महोदय के द्वारा अमल आदेश के आधार पर खसरा और किश्तबंदी खतौनी में जो भूमि स्वामी है उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है, तो नाम दर्ज होने के बाद में जो खसरा और किश्तबंदी खतौनी अर्थात जमाबंदी होती है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस प्रकार जो दस्तावेज इस वीडियो में आपको बताए गए हैं वे दस्तावेज यदि आप संभाल कर रखते हैं या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि आप संभाल कर रखते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि ये दस्तावेज जब भी आप कहीं लोन लेने जाते हैं या कभी आपके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आपकी संपत्ति को लेकर न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है तो उस समय आपको ये दस्तावेज प्राप्त करने हेतु बहुत भटकना पड़ेगा और आपको मानसिक संताप भी होगा, और ये दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो आपको बहुत बड़ा भी नुकसान भी हो सकता है तथा इन दस्तावेजों को शीघ्र प्राप्ति हेतु एक मोटी रकम भी आपको खर्च करनी पड़ सकती है। इसलिए यदि ये दस्तावेज आपने न्यायालय की कार्यवाही के चलते ही या न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होते ही आपने प्राप्त कर लिए तो यह आपको न्यूनतम खर्च पर प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इन दस्तावेजों को निकाल कर अपने पास में सुरक्षित रख लें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं। यह वीडियो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और मददगार है, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है